नमस्कार, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारे खास मेहमान हैं श्री सौरभ चंद्रा जी। सौरभ चंद्रा जी देश के जाने-माने ब्यूरोक्रेट हैं और भारत सरकार में सचिव के पद से रिटायर हुए हैं। वे नौकरी में रहते हुए कई महत्वपूर्ण विभागों को का नेतृत्व कर चुके हैं और पेट्रोलियम जैसे विभाग में भी उन्होंने बड़ा ही आउटस्टैंडिंग काम किया था। तो आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे मौजूदा आर्थिक हालात के बारे में देश का जो आने वाला बजट है उसमें किस तरह के वो संभावनाएं देख रहे हैं और उनका क्या सुझाव है खास तौर से डिसइन्वेस्टमेंट के सवाल पर, एमएसएमई के सवाल पर, डूबती बैंकिंग व्यवस्था के बारे में, इन्हीं सवालों के बारे में उनसे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। सौरभ जी आपका स्वागत है और पहला सवाल तो यही है कि जो आने वाला बजट है, उसके मद्देनज़र जो मौजूदा हालात रहे हैं देश के आर्थिक, तो आने वाले बजट में किस तरह की आप संभावना देख रहे हैं? क्या आपका सुझाव है कि जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है, उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? धन्यवाद वसींद्र जी। आने वाले बजट की जो सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है वो जीडीपी में जो गिरावट आई है उसको खत्म करके कम से कम 2019-20 की जीडीपी के बराबर 2021-22 की जीडीपी होनी चाहिए। इसको प्राप्त करने के लिए रियल टर्म्स में, वास्तविक टर्म्स में जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 8% होनी चाहिए। अगर हम नॉमिनल टर्म्स में देखें तो एक डिफ्लेटर लगता है, जिसकी वजह से नॉमिनल टर्म्स में ये ग्रोथ 12-13% होनी चाहिए। तो इसकी बढ़त के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। अब प्रश्न ये उठता है कि निवेश कहां से आएगा। निवेश एक तो सरकार की तरफ से आएगा और मुझे पूरी उम्मीद है आना भी चाहिए और बजट में होगा। दूसरा, सरकार को प्रोत्साहित करना है निजी निवेश को। निजी निवेश में घरेलू निवेश है और एफडीआई है। इन दोनों के लिए इन्हें प्रोत्साहन योजना लानी पड़ेगी। अब जहां तक सरकार का प्रश्न है, ये बात बार बार आ चुकी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर निवेश होता है तो जो एक और भयावह समस्या है जो अनएम्प्लॉयमेंट की है, उसका भी कुछ निदान होगा। तो सरकार का निवेश एक तो वहां है। दूसरा, एमएसएमई सेक्टर में करना पड़ेगा, क्योंकि एमएसएमई की सेक्टर बहुत कुप्रभावित हुआ है इस लॉकडाउन से। उसके लिए क्या किया जाता है ये बहुत ध्यान से देखा जा रहा है, मगर ये किस हद तक ये हो पाएगा ये अतिरिक्त संसाधन जुटाने पे निर्भर है। सर, कहा ही जा रहा है कि सरकार अतिरिक्त संसाधन जुटाने के नाम पर जो नवरत्न कंपनियां हैं उन्हीं का डिसइन्वेस्टमेंट कर रही हैं और डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया में भी उतनी ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिल रही है, खास तौर से उनके वैल्यूएशन के सवाल पर लगातार विवाद बना हुआ है और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो एक्चुअल वैल्यूएशन है उससे कई गुना कम वैल्यूएशन पर उन कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करना चाह रही है, तो ये मुनासिब नहीं है। आप किस रूप में देखते हैं इस फैसले को सरकार के? मेरे ख्याल में डिसइन्वेस्टमेंट का तात्पर्य आपका निजीकरण से है, यानी सरकार की भागीदारी 50% से कम हो जाए। जैसा कि 1999 से 2004 के बीच में जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब किया गया। 2002 के बाद ये निजीकरण रुक गया। एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था एचपीसीएल बीपीसीएल केस में, जिसकी वजह से रुक गया है। अब बीपीसीएल भी निजीकरण के लिए
एक उसके लिए बिड मांगे गए हैं। वैल्यूएशन हमेशा एक बहुत ही, जिसको कहते हैं, विवादास्पद चीज रही है। इस पे जांचें भी हुई हैं। पहले जो निजीकरण हुआ था उसमें भी ये प्रश्न उठे हैं, आपराधिक मामले भी दर्ज हुए हैं, क्योंकि वैल्यूएशन एक ऐसी चीज है जो निहायत सब्जेक्टिव होती है। वो क्या है, ये केवल जैसे कहा जाता है कि ये जो लेने वाला है, बीहोल्डर है, उसके लिए वैल्यूएशन होती है। असली दाम तो आपको कंपेटिटिव बिडिंग से मिलता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वैल्यूएशन से एक रिजर्व प्राइस जरूर नियत होता है, मगर जो असली दाम है वो कंपेटिटिव बिडिंग से होना चाहिए। अब कंपेटिटिव बिडिंग के लिए जरूरी है कि कम से कम 3-4 खिलाड़ी उसमें हो। जहां एक या दो रह जाते हैं या कार्टेलाइजेशन हो जाता है, वहां पर रिजर्व प्राइस के इर्द गिर्द ही उसकी बिड आती है। तो हमें यह देखना है कि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन कैसे हो, 4-5 बिडर्स आए। अगर ई बिडिंग सिस्टम है, जिस तरह स्पेक्ट्रम का होता है, वो किया जाए, ताकि जो बच जाते हैं बिडर्स वो एक दूसरे के खिलाफ बिडिंग करें, ताकि सबसे ज्यादा उसका जो रेवेन्यू है वो सरकार को मिल सके। तो रिजर्व प्राइस जहां भी फिक्स होगा हमेशा विवादास्पद होगा, मगर अगर उसके कंपटीशन होगा, अगर प्रतिस्पर्धा होगी, तो वाजिब दाम उसका मिल सकता है। सर, आपने अटल जी की चर्चा की। अटल जी की सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया था, एक अलग मंत्रालय भी बना दिया था। और उस समय के जो मंत्री थे, अरुण शौरी जी, सामान्य तौर पर माना जाता है कि उनकी इंटीग्रिटी, उनकी ऑनेस्टी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन कुछ डिसइन्वेस्टमेंट के चलते उनके विरुद्ध भी जांच शुरू हो गई थी और कई एजेंसियों ने उनसे भी पूछताछ की थी। तो जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो अनुभव रहा है, उसको देखते हुए आपको नहीं लगता है कि इस समय जो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वह उतनी पारदर्शी नहीं है? या कहीं न कहीं लग रहा है कि अपने जो चहेते लोग हैं, उन्हीं को लाभ पहुँचाने के लिए उस तरह का प्रोसीजर एडॉप्ट किया जा रहा है? उसमें और पारदर्शिता की ज़रूरत है? डिसइन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया, जो नियत है, वो टेस्ट हो चुकी है। उस प्रक्रिया पे बहुत ज्यादा शको शुबा नहीं है। दो चीजों पे समस्या उत्पन्न होती है। पहली चीज, आप रिजर्व प्राइस कैसे नियत करते हैं, जो वैल्यूएशन पे निर्भर होता है। और उस पे आप सबसे, जो इस क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा जानकार बड़ी बड़ी कंपनी हैं, बिग 4 हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं वैल्यूएशन के लिए। तो उससे एक रिजर्व प्राइस नियत हो जाता है। अब जब बिडिंग होती है, तो अगर एक या दो प्लेयर्स हैं, तब तो आप समझ लीजिए कि आपस में कुछ समझौता हो सकता है। मगर अगर क्षेत्र बड़ा है और प्लेयर्स 5 हैं और बिडिंग होती है, तब उसका वाजिब दाम मिल सकता है। ये सवाल, हमें ऐसा व्यवस्था बनानी है कि लोग आके उसके लिए बिड करें। इसके अलावा कोई और तरीका है नहीं। बिडिंग के अलावा तो कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। इससे बेहतरीन तरीका तो है नहीं। सर, लेकिन एक बात और देखने को मिल रही है कि पिछले 6-7 वर्षों में अनाउंसमेंट्स तो ढेर सारे हुए, मेक इन इंडिया से लेके और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। लेकिन मेक इन इंडिया का जो शेर है, वो बजाय आगे बढ़ने के, वो दिनों-दिन पीछे ही खिसकता गया। और एफडीआई की भी बात आपने कही, उसका इशारा किया। लेकिन जिस अपेक्षा के से वो पॉलिसीज़ बनी थी और जो उम्मीद थी जितना एफडीआई आने की, उतना एफडीआई तो नहीं आ पा रहा देश के अंदर। तो कहाँ फेल्योर आप देख रहे हैं? किस लेवल का फेल्योर है? क्या पॉलिसी लेवल पर है या एग्जीक्यूशन लेवल पर है या गवर्नेंस के लेवल पर है?
एफडीआई का जो मैंने आंकड़े पढ़े हैं पब्लिक डोमेन में, वो तो रिकॉर्ड प्राप्तियां हुई हैं पिछले कुछ वर्षों में। तो एफडीआई तो आया है, किस क्षेत्र में आया है वो जरूर एक हो सकता है, एक विषय हो जिस पे चर्चा की जा सकती है। आपका इशारा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से। अब मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा उसका श्रेय है जीडीपी के लिए, वो 15-16% से लगभग 20-25 साल से है। इसको बढ़ाना का उद्देश्य है, 25% तक ले जाने का उद्देश्य है। यूपीए सरकार का भी उद्देश्य था, इस एनडीए सरकार का भी उद्देश्य है, सबका उद्देश्य है। प्रश्न ये उठता है कि वो 15-16 से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। उसके लिए सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, उद्योग जो है, इंडस्ट्रीज जो है, वो संविधान में स्टेट लिस्ट में है। केवल कुछ अपवाद भारत सरकार के अधीन किए गए हैं। इसमें स्टेट्स को बहुत प्रमुख भूमिका निभानी पड़ेगी। अब किस चीज में निभानी पड़ेगी? जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भूमि हो, श्रम हो, पूंजी हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो रिफॉर्म्स हैं उस पे ध्यान देना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उद्योगों के लिए जो रेगुलेटरी बर्डन है वो कम करना पड़ेगा। लेकिन कहा तो ये जा रहा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए माहौल बनाया गया है। दूसरी तरफ इंडस्ट्री का मानना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खाली स्लोगन बनकर आ गया है। रेड टेपिज्म और इंस्पेक्टर राज जो पहले था, उसमें कई गुना इजाफा हो गया है। और हरेसमेंट का तो आलम ही है कि चाहे इंडस्ट्री हो या एंटरप्रेन्योर हो, इतनी एजेंसियां उनके पीछे लग जाती हैं कि उनका जीना मुश्किल हो जाता है अगर वो कोई कारोबार करना चाहते हैं इंडिया के अंदर। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं, इस तरह की बातों को? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो इंडेक्स है वो केवल बंबई, दिल्ली के लिए है और कतिपय पैरामीटर्स के लिए है। जो आप कह रहे हैं, जो भी उद्यमी है उसके सामने कुछ समस्याएं आती हैं। जैसे उसमें न भूमि आती है, ना उसमें लेबर तो है ही नहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। आपको ऋण मिलेगा, किन शर्तों पे मिलेगा, ये सब उसमें नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में बिजली का कनेक्शन कितने दिन में मिलेगा ये जरूर है, और बिजली आएगी उसकी क्वालिटी क्या होगी इसका कहीं कोई उसमें प्राविधान नहीं है। तो इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आपको अगर यहाँ पे कुछ चीज एक्सपोर्ट करनी है, कितना दिन लगेगा आपको पोर्ट भेजने के लिए, वहां पे टर्न अराउंड टाइम क्या है, ये सब कुछ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लॉ एंड ऑर्डर क्या है वो नहीं आता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक छोटा सा इस बड़े यूनिवर्स का एक सबसेट है। तो सर, आपने भी स्टेट्स देखा, को हैंडल करना है। सर आपने स्टेट्स की बात कही, कई राज्यों से आपके पास भी रिपोर्ट आई होगी कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कई राज्यों ने किया है पिछले कुछ वर्षों में। और उस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में लाखों हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई और ऐलान किया गया कि उत्तर प्रदेश में या अलग अलग राज्यों में इन्वेस्टर आए हैं और उन्होंने इच्छा जताई है राज्य के विकास के लिए इन्वेस्ट करने का। लेकिन वह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन और टीवी चैनलों का वीडियो अपॉर्चुनिटी बन के रह गई। ग्राउंड लेवल पर उसका कन्वर्जन नहीं हुआ। तो क्या उसके पीछे भी लॉ एंड ऑर्डर, पुअर गवर्नेंस, बिजली की समस्या, पुअर रोड
ट्रांसपोर्ट की समस्या, ये सारी चीजें हैं या कहीं न कहीं नियत और नीति का भी सवाल है? देखिए, एमओयू साइन करने के बाद वास्तविकता में परिवर्तन के लिए मुख्यतः एक इन्वेस्टर क्या देखेगा? अंतोगत्वा उस इन्वेस्टमेंट पे उसको रिटर्न मिलेगा कि नहीं। अगर रिटर्न मिलेगा तो वो जरूर आएगा। कोरिया में हमसे ज्यादा अप्रूवल्स की जरूरत है, वह इन्वेस्टर जाता है क्योंकि अंतोगत्वा उसको वहां पर रिटर्न मिलता है। ये स्टेट्स को सुनिश्चित करना है, अगर उसको परिवर्तित करना है वास्तविक इन्वेस्टमेंट में, कि 3 साल 5 साल में जो उसने पूंजी लगाई है उस पर एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको लग रहा है कि इस समय कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप है सेंटर और स्टेट्स के कोऑर्डिनेशन और उसमें गवर्नेंस के इशू पर? ऐसा ये सब जानते हैं। ये मैं जो कह रहा हूं वो कोई ऐसी चीज नहीं है। अब उसको आप क्यों नहीं प्रैक्टिकल रूप में ला पा रहे हैं, ये तो स्टेट गवर्नमेंट ही बता पाएंगे। मैं सर, एक तो और चीज़ सुनने में आ रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से फैसले तो बड़े से बड़े ले लिए जाते हैं, लेकिन उन फैसलों को लेने के पहले या निर्णयों को लेने के पहले स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। नतीजा ये होता है कि जब उसका एग्जीक्यूशन का लेवल आता है, तो वह एग्जीक्यूशन उस अपेक्षा के अनुसार नहीं हो पाता है, जिसकी की कल्पना की गई रहती है फैसला लेने के वक़्त। तो क्या इसके लिए आप किसको ज़िम्मेदार मानते हैं? एग्ज़ीक्यूटिव जो एजेंसीज़ हैं उनको, या जो लोग फैसला ले रहे हैं उनको, कि उनको फैसला लेने के पहले सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और एक पेज पर लाके और तब कोई निर्णय लिया जाना चाहिए? उदाहरण के तौर पर चाहे जीएसटी है या डिमोनेटाइजेशन था या अभी फार्म लॉज हैं, जिसको लेके कि हमेशा एक तरह से डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट अप्रोच देखने को मिलता है सेंटर और राज्यों के बीच में। जीएसटी पे तो सबकी सहमति थी। जीएसटी पे समस्या तो लॉकडाउन के दौरान आई, क्योंकि एक उसमें एक कॉम्पनसेशन का क्लॉज था। क्योंकि जीएसटी गिर गया, वो कॉम्पनसेशन के क्लॉज की वजह से कोई दिक्कतें आई जिसके लिए लोन वगैरह लेना था। तो जीएसटी पे तो सब एक मत थे, स्टेट्स के सहमति के बाद ही हुआ। बाकी सबके दायरे अलग अलग बने हुए हैं। स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है। सबको अपने दायरे में ही काम करना चाहिए। अब अगर एक कोई कहता है कि दायरे के बाहर है, तो इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। इस विषय पे एक लेमैन की तरह राय देना तो मेरे ख्याल में उचित नहीं है। और जो भी है वो चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिए हुए हैं, तो अब उनके फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि सर, अब जो आप जो है बैंकिंग जी, सेक्टर डूब रहा है, उसके लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? बैंकिंग सेक्टर में जैसा कि कई बार कहा गया है, 2008 और 2014 के बीच में जो बहुत भारी बढ़त हुई है लोन्स में। एक आंकड़ा था कि 18 लाख करोड़ से बढ़ के 52 लाख करोड़ हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ? एक ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से। देखिए, मूल समस्या क्या है? मूल समस्या ये है कि कोई भी बैंकर हेयर कट, यानी खराब लोन में अगर 100 रुपए का है तो वो 50 रुपए में बेचने को तैयार नहीं है। उसको डर है एजेंसीज का कि सीबीआई आ जाएगी, सीबीसी आ जाएंगे, सीएजी आ जाएंगे। तो कोई ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है।
ये जो हेयरकट की समस्या है, इसकी वजह से लोन रिस्ट्रक्चर कर दिया जाता है। और ये रिस्ट्रक्चरिंग से जब आप 100 रुपए नहीं दे पा रहे हो तो रिस्ट्रक्चर्ड लोन जो और ज्यादा है वो कैसे दे पाएंगे? तो बढ़ती चली गई। और आज स्थिति जिस दिन ये पहली चीज तो रघुराम राजन जी ने की, उन्होंने जो एसेट क्वालिटी रिव्यू कराया, उसके बाद उर्जित पटेल साहब ने एक 2018 में आदेश दिया और उस आदेश के तहत सारी रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम बंद हो गई। तो जब रिस्ट्रक्चरिंग बंद हो गई तो अपने आप जो लोन था वो बढ़ गया। रिस्ट्रक्चर्ड लोन में काफी बैड लोन है। एक चीज मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस चीज को आप रिवॉर्ड करेंगे वो होती है, जिस चीज को आप पनिश करेंगे वो नहीं होती है। जिस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स है उसमें एक रिवॉर्ड है कि आप रिस्ट्रक्चर करिए, मेरा समय गुजर जाएगा, जो अगला सीएमडी आएगा वो देखेगा। तो आपने बॉल को है वो नीचे मार दिया, तो ऐसे ही होता गया, तो वो लोन बढ़ते गए। जब उनको एक बार रिकग्निशन शुरू हुआ तब ये स्थिति आई कि साहब वो तो बढ़ते जा रहे हैं। जो खराब लोन है, सबसे बेहतर चीज है उसको जल्द से जल्द आप रिकग्नाइज करके उसके लिए प्रोविजन कर दीजिए और जितनी भी कटौती करनी है वो देके उसको निकाल दीजिए। ये कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं हो रहा था, आज हो रहा है कि नहीं ये अभी भविष्य में ही पता चलेगा, मगर ये 2008 के बाद ये समस्या तो बहुत भयावह हुई है। लेकिन कहा ही जा रहा है कि 2014 के बाद भी बैड लोन की जो तादाद है, माने जो उसका रेशियो है वो कई गुना ज्यादा है। 2008 से 14 के बीच में जितना था उससे कई गुना ज्यादा 2014 से और 20 के बीच में हो गया है। और कुछ जो सेलेक्टिव कॉर्पोरेट्स हैं, उनको एक तरह से विशेष सुविधा मिली हुई है, उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं हो रही है। ऐसा है कि आपको बैड लोन पहचानना पड़ेगा, रिकग्नाइज करना पड़ेगा। ये 2000 जब तक एसेट क्वालिटी रिव्यू नहीं किया रघुराम राजन जी ने, तब तक इसको कोई रिकग्नाइज करने को तैयार नहीं था। जब रिव्यू हुआ तब ये समस्या सामने आई, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी समस्या है। देखिए, समस्या को निपटाने के लिए सबसे पहली चीज है हमें स्वीकार करना एक समस्या है। स्वीकार ही नहीं किया गया कि ये समस्या है, वो तो रिस्ट्रक्चर होते गए, सबने आंख बंद किया, मालूम था ये हो रहा है, मगर कोई उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। जब स्वीकार करना शुरू हुआ तो वो सामने आ गए। तो ये तो बिल्कुल ही विचित्र प्रकार की चीज है और अभी ये कुछ और बढ़ेंगे। और जहां तक आपने कहा है वो निदान के लिए तो इंसॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी का जो कानून बना है इसमें सीआईआरपी प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो इस समय तो सस्पेंडेड है, मगर उससे कुछ बड़े बड़े लोन तो निपटे हैं, जैसे भूषण स्टील का निपटा है, एसआर का निपटा है, और अभी भी कई बड़े बड़े लोन बचे हुए हैं। सर, एक बात और कही जा रही है कि जवाबदेही क्यों नहीं तय हुई? अगर बैंकों के बैड लोन आए या बैंक जब डूब रहे थे तो उस समय नीचे के अधिकारियों के विरुद्ध तो कार्रवाई होती है, सीबीआई कार्रवाई करती है, ईडी करती है, तमाम और एजेंसियां कार्रवाई करती है। लेकिन बैंकों के डायरेक्टर, सीएमडी और बैंकिंग सेक्रेटरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो उनकी भी जवाबदेही क्यों नहीं तय की जा रही है? उनसे भी क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि अगर बैंक डूबे उनके लीडरशिप में तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, जो भी दोषी है उससे पूछताछ तो होनी चाहिए। रेगुलेटर का रोल भी देखना चाहिए। रेगुलेटर का पहला काम है कि सेक्टर हेल्दी होना चाहिए। अब ये क्यों नहीं हुआ, ये पूछताछ, इसका मैं जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, मगर होनी जरूर चाहिए। जिसने भी रिस्ट्रक्चर किया है, ये रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम तो शायद 1998 की है,
वो एक किन्हीं अन्य परिस्थितियों में आई और उसका फिर ये उपयोग किया गया। अब उसमें हुआ ये होगा, जो मेरी समझ है, पूरे पूरे बोर्ड से रिस्ट्रक्चरिंग कराई गई होगी या बोर्ड की कमेटी से कराई गई होगी। तो वो जवाबदेही एक आदमी की नहीं होकर एक कमेटी की हो गई होगी। और मैंने इस सेक्टर में काम नहीं किया, इसलिए मुझे अंदरूनी चीज तो नहीं मालूम, मगर जो भी दोषी है, क्योंकि इस जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है और उसकी वजह से जो बैंक्स का रिकैपिटलाइजेशन हो रहा है, वो सब या तो सामान्य नागरिक की जेब से रहा है। तो इस बार के बजट में आपको क्या लग रहा है कि कुछ रिलीफ मिलने वाला है या और टैक्स पेयर को उसका बोझ उठाना पड़ेगा इस महामारी का, इस महंगाई का और इस बदहाल अर्थव्यवस्था का? देखिए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सबसे पहली चीज तो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। अब उस पर सवाल ये उठेगा कि फिस्कल डेफिसिट कितनी होगी, इस पे अलग अलग मत है। अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ती है और सरकार लोन लेके इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो आने वाली जो भी पीढ़ी है उसको इसका भुगतान करना पड़ेगा। क्या हम लोग कुछ नई चीज सोच सकते हैं? एक अर्थशास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में भी है, उन्होंने कहा है कि सोने की एमनेस्टी स्कीम आनी चाहिए। जो भी अनडिक्लेयर्ड सोना है वो लोग डिक्लेयर करें और उस पर टैक्स दें। एक ये सोच है। अब सवाल ये है कि टैक्स फ्री बॉन्ड आने चाहिए कि नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंसिंग के लिए। उसके अलावा एक और अर्थशास्त्री की राय है कि बेटिंग और गैम्बलिंग को आप लीगलाइज कर दीजिए, उसको टैक्स करिए। जो पैसा नीचे जा रहा है, जो पैरेलल इकोनॉमी में, तो इस तरह के कई सुझाव घूम रहे हैं। अब देखिए इनमें से कौन सा सुझाव लिया जाता है, क्योंकि ये तो फाइनली मोरालिटी का भी सवाल आ गया ना कि आप बेटिंग और गैम्बलिंग को लीगलाइज कर रहे हैं। ये ऑप्टिक्स का सवाल है, कैसे इसको देखा जाएगा, मगर उससे पैसे तो आ ही सकते हैं अगर केवल केवल रेवेन्यू ढूंढ रहे हैं। और अभी तो 30-31 रुपए 31 रुपए के करीब एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल और डीजल पे, और 10,000 करोड़ लीटर करीब डीजल साल का बिकता है। 3,000 करोड़ से 4,000 करोड़ लीटर के बीच में पेट्रोल बिकता है। तो इसको आप 30 से गुणा कर लीजिए तो आपको अच्छा खासा पैसा इससे ही मिल सकता है। वो आ ही तो ये रहा है। कंज्यूमर को इसका रिलीफ कभी मिलेगा? जब इंटरनेशनल मार्केट में दाम क्रूड ऑयल का बढ़ता है, तब तो दाम इंडिया में भी बढ़ जाता है। और जब दाम घटता है, तो इंडिया में दाम घटाया नहीं जाता है, उस पर टैक्स लगा दिया जाता है और बढ़ा दिया जाता है। तो कंज्यूमर को इसका लाभ कब मिलेगा, देखिए, पेट्रोलियम सेक्टर में? 50 रुपए टैक्स है जो आप पेट्रोल या डीजल पे देते हैं। बाकी में कई कई चीजें हैं, डीलर्स कमीशन है, मार्केटिंग मार्जिन है, मार्केटिंग कॉस्ट है, और जो इंटरनेशनल दाम है पेट्रोल और डीजल उसका है। तो सबसे बड़ा कंपोनेंट तो ये एक्साइज है। मुझे नहीं लगता ये एक्साइज कम होगी, क्योंकि संसाधन की आवश्यकता है। अब वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इस बारे में मैं कोई राय नहीं दूंगा, मगर सरकार को संसाधन की आवश्यकता है। और दो चीजें जिन पे खर्चा करना पड़ेगा, हमारा रक्षा का बजट बहुत अधिक चाहिए। जो लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारे सैनिक हैं, उनके पे खर्चा काफी आ रहा है। तो आप रक्षा का बजट तो बढ़ाना पड़ेगा देश की अखंडता को रखने के लिए, एक चीज। दूसरी चीज, जिस तरह से ये कोविड का है, ये हेल्थ केयर का बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। उसका मेन कारण ये है कि प्राइवेट हेल्थ केयर पब्लिक हेल्थ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर इसको देखें तो संसाधनों को अधिक जुटाना पड़ेगा,
अब जो इस समय इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी है, उसमें बढ़ोतरी तभी आएगी जब जीडीपी बढ़ेगी। इस जीडीपी की वजह से तो कम होना है जैसा दिख रहा है। तो आपको सबसे पहले जीडीपी बढ़ानी है, उससे कुछ तो रिलीफ मिलेगा टैक्स में। मगर मेरी जो समझ है, मुझे नहीं लगता कि जो 50 रुपए का टैक्स है जिसमें एक्साइज और वैट दोनों है, स्टेट को भी अच्छे पैसे मिलते हैं, भारत सरकार को भी मिलते हैं, उसमें कोई बहुत कमी होने जा रही है। सर एक आखिरी सवाल है, देश में इस बात पर भी कई तरह के डिबेट आपने भी देखा होगा और खबरें भी आती रहती हैं कि जब से देश की अर्थव्यवस्था गैर अर्थशास्त्रियों के हाथ में चली गई है, तब से ज़्यादा उसकी दुर्दशा देखने को मिली है। खास तौर से एमबीए ग्रेजुएट्स जब से इकोनॉमी के बारे में कंट्रोल करना शुरू किए हैं और जो प्रोफेशनल्स थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, जो उस सेक्टर के एक्सपर्ट थे, उनको उस प्रोसेस से साइडलाइन कर दिया गया है। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा हुआ है देश में? मैं एक मेरी समझ में एक मूल चीज है, कोई अर्थव्यवस्था से संबंधित निर्णय, कोई इकोनॉमिक डिसीजन राजनीति से अछूता नहीं है। ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है। इसमें जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होता है वो पॉलिटिकल प्राथमिकताओं के अनुसार होता है। यही नहीं है, चारों तरफ पॉलिटिकल प्राथमिकताएं ही तय करेंगी कि आपके पास रिसोर्स, तो जो संसाधन है वो तो सीमित है, उसमें प्राथमिकताएं तय करनी है। प्राथमिकताएं कौन तय करता है? स्पष्ट है, जो निर्णय लेने वाला है। निर्णय लेने वाला तो ये सोचेगा ही कि मुझे इसका, उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, थिंकिंग, और आज से थोड़ी हो रहा है। आप किसी प्लान को उठा के देख लीजिए, जब अवधि का सोशलिस्ट सोसाइटी का रेजोल्यूशन हुआ, उसके बाद जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया, वो सोशलिज्म को आगे बढ़ा रहा था। जिस प्राइवेटाइजेशन जो हुआ, वो भी एक पॉलिटिकल डिसीजन था। मगर इस बीच में जो बैंकिंग सेक्टर, देखिए सबसे बड़ी समस्या बैंकिंग सेक्टर की इस समय मेरी समझ में, और बैंकिंग सेक्टर में तो मुझे नहीं मालूम किस हद तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी, किस हद तक बैंकर्स का था। इस विषय में किताबें बहुत है, मगर मैं वास्तविकता पे कुछ नहीं कह पाऊंगा। तो आपको भी लगता है कि देश में इस समय क्रोनिक कैपिटलिज्म हावी है? अब ये इस सवाल का, देखिए, ओपिनियन फैक्ट्स नहीं होती। ओपिनियन तो ओपिनियन ही बहुत बहुत होती है। धन्यवाद। ये तो ओपिनियन है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।